हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप? आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो आपके लिए है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के साथ ही इकोनॉमिक्स जो है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये टॉप 50% है, आपकी एग्जाम एसएससी जीडी के लिए शानदार साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना वीडियो को, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें एक एक जो प्रश्न है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है। तो शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। तो देखिए, पहला प्रश्न है 25 जून 2015 को रिक्त स्थान को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। कब लॉन्च किया गया था? सबसे पहले तो ये ध्यान रख लेना, 25 जून 2015 को ये लॉन्च किया गया था, और इसका टारगेट क्या था? वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध करवाना। तो यहां पर है कोई ऐसा ऑप्शन? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू किया गया? 25 जून 2015 को शुरू किया गया। ध्यान रख लेना, यहां पर एक और प्रश्न बन गया आपका कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत कब की गई? 25 जून 2015 को। इसका पहले टारगेट था 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराना शहरी क्षेत्रों में, लेकिन अब इसका टारगेट हो गया 2024 तक। कब तक? 2024 तक सभी शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास उपलब्ध कराना। और ये जो मिशन है, ये जो योजना है, ये आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय है उस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री है फिलहाल, वो है आपके हरदीप सिंह पुरी। कौन है? हरदीप सिंह पुरी। ध्यान रखना, आपसे सीधा सीधा भी पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना कौन से मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो शहरी और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये काम करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? कब शुरुआत हुई थी? 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। टारगेट जरूर याद रख लेना कि इसका उद्देश्य कब तक था। तो इसका उद्देश्य फिलहाल है 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा देश लूसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा देश है जो लूसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है? यह आपको बताना है। तो इसमें है जर्मनी, ऑप्शन सी क्या होगा? जर्मनी। जो जर्मनी देश है वो लूसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है। इन लूसोफोनिया खेलों में 12 देश शामिल है। कितने देश शामिल हैं? 12 देश शामिल है। एकोलोप, ये ध्यान रखना, इसका आयोजन करता है। लूसोफोनिया खेलों का जो आयोजन है वो एकोलोप द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, जो कि एक बहुराष्ट्रीय खेल है। क्या है? बहुराष्ट्रीय। कहने का मतलब बहुराष्ट्रीय तो होना ही था, क्योंकि इसमें कितने देश शामिल हैं? 12 देश शामिल हैं। अब बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी की जो राजधानी है वो क्या आपकी? बर्लिन है। क्या है? बर्लिन। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन है। इसी के साथ जर्मनी के जो प्रेसिडेंट हैं वो आपके हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर, ये कौन है? जर्मनी के प्रेसिडेंट हैं। साथ ही बात करें, जर्मनी की जो करेंसी है वो यूरो है। क्या है? यूरो। ध्यान रखना, क्या है? जर्मनी की करेंसी यूरो है। निम्न में से कौन सा देश लूसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है? वो जर्मनी नहीं है। लूसोफोनिया खेलों में 12 देश शामिल है। एकोलोप द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय खेल है। जर्मनी की बात करें, कैपिटल बर्लिन है, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर है। साथ ही बात करें, जर्मनी की जो करेंसी है वो क्या है? यूरो है। ठीक है, आई बात समझ में? चले अगले प्रश्न पर। तो देखिए, अगला प्रश्न देखिए, आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? किसकी बात कर रहे हैं हम? यहां पर बात कर रहे हैं आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में। किसके दशक में?
1980 के दशक में भारत की जीडीपी में जो सेवा क्षेत्र है, उस सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है? तो कितनी प्रतिशत है? 38.6% थी। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। कब की बात कर रहे हैं? ये बात करें 1980 के दशक की। वर्तमान बात करें तो वर्तमान में लगभग 55.2% है। कितनी है? 55.2%। अब सबसे पहले तो बात आती है आपकी जीडीपी की, जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहने का मतलब सकल घरेलू उत्पाद। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसकी परिभाषा क्या होती है? किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य, जो मूल्य है, उसे ही क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब यहां पर आरबीआई का नाम भी आया है, तो बात करें आरबीआई के बारे में। फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई के फिलहाल गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। साथ ही बात आती है कि जो आरबीआई है ये बैंकों का बैंक है, ठीक है, बैंकों का बैंक है, ठीक है। इसके साथ ही बात करें मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो आपका है मुंबई, और मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो आरबीआई का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। तो आई बात समझ में। प्रश्न क्या था कि जो आरबीआई है उसके अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी यहां पर पूछ रहा है, तो वो कितनी थी? 38.6% थी। कितनी थी? 38.6%। वर्तमान में लगभग कितनी है? 55.2% है। बात की जीडीपी क्या होती है, आरबीआई के बारे में हमने यहां पर चर्चा की है। तो देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? इनमें से कौन सा ऐसा पर्व है जो असम में जो देवी कामाख्या हैं उनके मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? तो कौन सा ऐसा पर्व है? अंबुबाची मेला। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। जो अंबुबाची मेला है ये पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। और इस पर्व की एक विशेषता है, ये पर्व जो है वो स्त्री शक्ति और उसकी जनन क्षमता को गौरवान्वित करता है। क्या करता है? गौरवान्वित करता है। कौन सा पर्व? अंबुबाची मेला, जो स्त्री शक्ति और उसकी जनन क्षमता को गौरवान्वित करने वाला पर्व है, ठीक है। अब यहां पर हम बात करें, देखिए सबसे पहले आता है आपका चापचर कूट। ये भी एक त्योहार ही है, जो कि ये भी एक पर्व है जो कि मिजोरम में मनाया जाता है। कहां पर? मिजोरम में। मिजोरम में मनाया जाता है चापचर कूट। किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित पर्व है। कृषि से संबंधित पर्व है, ठीक है। वंगाला की बात करें तो वंगाला जो है वो गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किस जनजाति के द्वारा? गारो जनजाति के द्वारा वंगाला पर्व मनाया जाता है। महोत्सव की बात करें, जिसको महोत्सव भी बोला जाता है, यह मनाया जाता है नागालैंड की आओ नागा जनजाति के द्वारा। नागालैंड की आओ नागा जनजाति के द्वारा महोत्सव पर्व मनाया जाता है। तीनों आपको याद रखने हैं। अंबुबाची मेला जो असम में मनाया जाता है, इस पर्व को। महोत्सव जो है वो नागालैंड की आओ नागा जनजाति के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। वंगाला की बात करें तो गारो जनजाति के द्वारा, और चापचर कूट की बात करें तो मिजोरम में मनाया जाता है। कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन की स्थापना की जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया। तो कौन से संगठन की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन हमारा डी यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसने हिंदू धर्म में सुधार का क्या किया था? प्रयास किया था। इसी के साथ बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में,
तो इनका जो जन्म है वो 1824 में हुआ था। कहां पर? गुजरात के मोरवी नामक स्थान पर। गुजरात के मोरवी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। कब? 1824 में। इनकी बचपन का नाम की बात करें तो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। किनके बचपन की बात कर रहे हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन की बात कर रहे हैं। उनका नाम था बचपन का मूल शंकर। जन्म कब हुआ था? 1824 में गुजरात के मोरवी नामक स्थान पर। यदि आपसे सीधा सीधा प्रश्न करता है कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई, तो वो की गई 1875 में। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कहां पर? बंबई में। आई बात समझ में? हो गए डाउट क्लियर? तो चले अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में रिक्त स्थान द्वारा शुरू किया गया था। किसकी बात कर रहे हैं? भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में किसके द्वारा शुरू किया गया? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। ध्यान रखना कब किया गया? 1923 में। 2 पॉइंट है रेडियो प्रसारण से संबंधित कि रेडियो प्रसारण 1923 में किसके द्वारा? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया। ध्यान रखना यहां पर बात करें 1927 की, तो 1927 में बॉम्बे में और साथ ही कोलकाता में प्रसारण सेवा की शुरुआत की गई थी। इसी के साथ 1936 की बात करें तो ये जो पहले रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे था इसका नाम बदल दिया और क्या कर दिया? ऑल इंडिया रेडियो। क्या कर दिया? ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, कब किया था? 1936 में। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं 1957 की हम बात करते हैं। फिर इसको आकाशवाणी के नाम से जाना जाने लगा। किस नाम से? आकाशवाणी के नाम से जाना जाने लगा। ध्यान रखना ये पॉइंट। 1923 में रेडियो प्रसारण की जो शुरू किया गया था किसके द्वारा? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। फिर 1927 में ये प्रसारण की सेवा जो बॉम्बे और कलकत्ता में शुरू की गई। 1936 की बात करें तो जो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे था इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि 1957 में इसको किस नाम से जाना जाने लगा? आकाशवाणी के नाम से जाना जाने लगा। आई बात समझ में? देखिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऐसा कौन सा गुप्त शासक था जिसको उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन। ठीक है, पहले तो बात करें जो गुप्त वंश है उसका संस्थापक था श्रीगुप्त, जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? महाराज की उपाधि धारण की थी। दोनों प्रश्न याद होने चाहिए। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, जिसने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराज की उपाधि धारण की थी। अब चलते हम हमारे टारगेट पर, कहने का मतलब प्रश्न पर। तो भारत का नेपोलियन किसको कहा था? समुद्रगुप्त को कहा था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब प्रश्न ये बनता है कि समुद्रगुप्त को तो कहा था, लेकिन किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने। सैन्य उपलब्धियों के कारण विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। बात करें जो समुद्रगुप्त था यह संगीत प्रेमी था। किस प्रकार का प्रेमी था? संगीत प्रेमी। क्यों था? कैसे पता चलता है? क्योंकि सिक्कों पर इसको वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। इसके सिक्कों पर क्या बजाते हुए दर्शाया गया है? वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। इसलिए माना जाता है कि जो समुद्रगुप्त थे वो क्या था? संगीत प्रेमी था। भारत का नेपोलियन किसको कहा? समुद्रगुप्त को। किसने कहा? विसेंट स्मिथ ने कहा। बात करें गुप्त वंश की, स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। उपाधि कौन सी धारण की थी? महाराज की उपाधि धारण की थी। आई बात समझ में? हो गया डाउट क्लियर? तो चले अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, 2018 में भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? कब की बात कर रहे हैं हम? 2018 की यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जो भरतनाट्यम है
उसमें जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है वो कला के क्षेत्र में नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। अब 2018 में राजा श्रीधर ने ये पुरस्कार जीता था। कब? 2018 में। किस में? भरतनाट्यम में। भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से, जो कि क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य। किस प्रकार का नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है। जो मैंने आपको पिछले वीडियो में 8 शास्त्रीय नृत्य बताए थे वो आपको याद होने चाहिए अच्छी तरीके से। भरतनाट्यम तमिलनाडु में है। इसके साथ ही अगला बात करें कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। मोहिनीअट्टम और कथकली आपका केरल का है। सत्रिया जो आपका असम का है। मणिपुरी मणिपुर का। ओडिसी उड़ीसा का। कथक उत्तर प्रदेश का। आई बात समझ में? अगला प्रश्न देखिए, ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? जो ई कृष्ण अय्यर है उनका जो संबंध है वो कौन सी नृत्य शैली से है? तो उनका आपका भरतनाट्यम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बात करें ऑप्शन की तो अभी मैंने बताया था भरतनाट्यम तमिलनाडु, उड़ीसी की बात करें उड़ीसा, कथक की बात करें आपका यूपी, और कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ये शास्त्रीय नृत्य जो ये आपको पता होना चाहिए। आपने अभी तक देखा होगा जो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रश्न है वो 1 या 2 अवश्य प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना इसको। और इस टॉपिक पर एक अलग से भी वीडियो आने वाला है जिसमें हम बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्यों से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो सभी हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रत्येक रिक्त स्थान में एक बार जनसंख्या की जनगणना की जाती है। हमारे देश में जो जनगणना की जाती है वो कितने वर्ष पर की जाती है? 10 वर्ष पर की जाती है। कितने वर्ष पर? 10 वर्ष पर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब बात करें, सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय। उसके बाद नियमित जनगणना की बात करें तो वो हुई थी आपकी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं। सर्वप्रथम यदि आपसे पूछे कि जनगणना कब हुई थी, 1872 में लॉर्ड मेयो के समय। बात करें नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। देखिए 2011 की जो जनगणना है ये स्वतंत्र भारत की, ध्यान रखना ये पॉइंट, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 में जो जनगणना हुई थी ये स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? 7वीं जनगणना थी। वैसे बात करें ये 15वीं थी शुरुआत से। नियमित जो जनगणना की शुरुआत हुई थी तब से बात करें तो ये 15वीं जनगणना है। और यदि आपसे पूछे कि 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी तो ये थी आपकी 7वीं जनगणना। यहां पर जो मैंने पॉइंट बताया कि 1872 में शुरुआत हुई थी जनगणना की, किसके समय? ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड मेयो के समय। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। ठीक है, आई बात समझ में? ध्यान से पढ़ना है, दिमाग आपका यहीं पर होना चाहिए, प्रश्न को अच्छे से समझना है। ठीक है, यदि आप प्रश्न समझ जाते हो तो आंसर आसानी से दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है। जो H2SO4 है जिसको हम अनेक नामों से जानते हैं, एक तो साधारण सा नाम है इसका सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। एक यहां पर ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है तो इसमें दिया गया है ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑयल ऑफ विट्रियोल के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? H2SO4। यहां पर बात करें H2SO4 की तो ये रसायनों का सम्राट है, रसायनों का राजा है, रसायनों का राजा। यदि आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ सकता है और पूछा जाए तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए कि रसायनों का राजा कौन सा है, उसमें आपको दे देगा H2SO4 तो आपका आंसर होगा, या सीधा सीधा पूछेगा सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। अब बात करें कि जो H2SO4 है इसका उपयोग कहां पर होता है। इसका उपयोग जो होता है, एक तो
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका उपयोग है पेट्रोलियम शुद्धिकरण में। जो पेट्रोल को शुद्ध करते हैं उसमें इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। बैटरियों में इसका उपयोग होता है। किसका? H2SO4 का, जिसको रसायनों का राजा कहा जाता है, ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए। बजट दस्तावेज कुल व्यय को रिक्त स्थान में वर्गीकृत करते हैं। बजट दस्तावेज जो है वो कुल व्यय, उसको किस में वर्गीकृत करते हैं? तो दो प्रकार का है, एक योजनागत व्यय और एक गैर योजनागत व्यय। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि योजनागत क्या होता है और गैर योजनागत क्या होता है। वर्गीकरण तो आपने कर दिया, ठीक है। चलो आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए और आपने उसका आंसर भी दे दिया, लेकिन कभी कभार एग्जामिनर आपसे स्मार्ट बन जाए, दो कदम आपसे आगे चले, तो वो प्रश्न पूछेगा योजनागत व्यय क्या होता है, योजनागत व्यय की परिभाषा क्या होती है। तब आप सोचोगे यार ये वर्गीकरण तो था, समझ में आया था, लेकिन ये है क्या। चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा और प्रश्न आता है तो आपका सही भी हो जाएगा। योजनागत व्यय क्या होता है कि वह व्यय जिसको योजनाबद्ध तरीके से किया जाए। योजनाबद्ध का मतलब एक अच्छे तरीके से उसको किया जाए, योजना बनाकर उसका उपयोग किया जाए, वो होता है योजनाबद्ध। तो योजनाबद्ध तरीके से किया जाए उसको कहा जाता है योजनागत। जिस प्रकार से गरीबी उन्मूलन के लिए, ये उदाहरण है इसके, उन्मूलन, ठीक है, पेयजल के लिए जो व्यय किए जाते हैं, आवास के लिए जो व्यय किए जाते हैं, वो किस प्रकार में आते हैं? योजनागत व्यय में। रोजगार के सृजन के लिए जो व्यय किया जाता है वो योजनागत व्यय के अंतर्गत आते हैं। बात करें गैर योजनागत व्यय की, वह व्यय जिसको योजनाबद्ध तरीके से खर्च नहीं किया जाता या योजनाबद्ध तरीके से व्यय नहीं किया जाता। इसके अंतर्गत आपका एक आता है ब्याज अदायगी। क्या आता है? ब्याज अदायगी। साथ ही आपका वेतन, पेंशन, ये सब चीजें आती हैं गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत। दोनों आपको पता होना चाहिए किसका वर्गीकरण है। बजट दस्तावेज के कुल व्यय का ये वर्गीकरण है। एक तो है योजनागत व्यय और एक है आपका गैर योजनागत व्यय। योजनागत व्यय क्या होता है कि वह व्यय जिसको योजनाबद्ध तरीके से व्यय किया जाए या खर्च किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपसे पूछ ले तो क्या आएगा? गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, पेयजल या आवास। आपसे सीधा सीधा भी पूछ सकता है कि गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन किस व्यय के अंतर्गत आते हैं। उसमें आपको ऑप्शन मिले योजनागत, गैर योजनागत। तो आप यदि अच्छे से पढ़ा है, समझ में आया है, यहाँ पर ध्यान रखा है, तो इस प्रश्न का आंसर भी आराम से कर लोगे। उसी प्रकार से गैर योजनागत व्यय में उदाहरण देखें, ब्याज अदायगी, वेतन हो गया, पेंशन हो गई, ये इसके अंतर्गत आते हैं। आ गई बात समझ में? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण तत्व प्राप्त करते हैं, उस प्रणाली को, उस पोषण प्रणाली को क्या कहा जाता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ा? नहीं पढ़ा, सीधा जल्दबाजी में आपने पढ़ लिया। लेकिन क्या करना है? ध्यान से पढ़ना है कि पोषण की उस प्रणाली को क्या कहा जाता है जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। सीधा सीधा आसान भाषा में, हमारी भाषा में, मरे हुए जीव से जो अपना भोजन प्राप्त करता है, उस पोषण की प्रणाली को क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है मृत जीवी। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। अब बात आती है यहां पर, ये तो हमारा हो गया आंसर। ऑप्शन एक आपका विषमपोषी। क्या है? विषमपोषी। ये क्या होता है? विषमपोषी वे होते हैं जो अपनी खाद्य आवश्यकताएं पूरी करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं? दूसरों पर निर्भर रहते हैं। खाद्य आवश्यकताएं पूरी करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। पोषण की उस प्रणाली को विषमपोषी कहा जाता है। साथ ही आपका यहां पर है स्वपोषी। क्या है? स्वपोषी। स्वपोषी क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
सूर्य के प्रकाश में जो किसी भी प्रकार से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषी। स्व मतलब स्वयं, पोषी मतलब स्वयं का पोषण करते हैं, स्वयं करते हैं, वो क्या होते हैं? स्वपोषी। विषमपोषी जो अपनी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो होते हैं आपके विषमपोषी। मर्तजीवी जो कि मर्त जीव और विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं वो होते हैं आपके मर्तजीवी। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड़ा पांडुआ के रूप में मनाया जाता है? किसकी बात कर रहे हैं? मकर संक्रांति को पेड़ा पांडुआ के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में जो मकर संक्रांति का त्यौहार है उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, ठीक है। तो यहां पर बताया गया कि जो मकर संक्रांति है उसको पेड़ा पांडुआ के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आंध्र प्रदेश से कुछ याद आया कि भाषा के आधार पर बनने वाला जो सर्वप्रथम राज्य था, जो पहला राज्य था, वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। मकर संक्रांति की बात करें तो ये प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मनाई जाती है। ये पर्व जो है एक हिंदू पर्व है। कैसा पर्व है? हिंदू पर्व है जो 14 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए, जनवरी में कितनी सर्दी होती है, उस समय मकर संक्रांति के अवसर पर लोग जल्दी उठते हैं, नहाते हैं। ये परंपरा है, ये इस पर्व की विशेषता है, जल्दी नहाने की। कौन से की? मकर संक्रांति। उसके बाद नहा धोकर क्या करते हैं? सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। किस भगवान की? सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। किस पर्व में? मकर संक्रांति, जो कि 14 जनवरी को मनाया जाता है, जिसको आंध्र प्रदेश में पेड़ा पांडुआ के रूप में मनाया जाता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर का कच्चा माल है। किसकी बात कर रहे हैं? दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर का कच्चा माल है। यहां पर पूछा है जो चूना पत्थर होता है उसका कच्चा माल कौन सा है? तो कौन सा है यहां पर? आपका सीमेंट उद्योग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग। दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर रिक्त स्थान का कच्चा माल है, वो आपका आएगा सीमेंट उद्योग। अब बात करें कि सीमेंट की स्थापना या सीमेंट का आविष्कार, सीमेंट का जो आविष्कार है वो 1824 में हुआ था। कहां पर? इंग्लैंड के पोर्टलैंड नामक स्थान पर। इंग्लैंड के पोर्टलैंड नामक स्थान पर क्या हुआ था? सीमेंट का आविष्कार हुआ था। कब हुआ था? 1824 में सीमेंट का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, विषम का चयन करें। संकेत भी आपका दिया हुआ यहां पर, रेशेदार फसलें। तो इनमें से आपको देखना है कि ऐसी कौन सी फसल है जो रेशेदार नहीं है। आपका कपास जो है वो क्या है? रेशेदार है। जूट क्या है? ये भी रेशेदार है। सन आपने सुना होगा, सन भी क्या है? रेशेदार है। और जो रबड़ है वो आपका रेशेदार नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहां पर? करेक्ट होगा। रबड़ के बारे में बात करें तो केरल राज्य को रबड़ उत्पादन में क्या है? एकाधिकार प्राप्त है। सबसे ज्यादा भारत में रबड़ कहां पर होता है? केरल में इसका उत्पादन होता है। रेशेदार फसलें कौन कौन सी हैं? कपास, जूट और सन, अर्थात हेम्प। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस संविधान से लिया गया? किसकी बात कर रहे हैं? भारतीय संविधान की हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जो भारत का संविधान है उस भारत के संविधान में जो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि है, जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उस प्रणाली को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? तो किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? आयरिश के संविधान से। आयरिश जो देश है उस देश के संविधान से राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को ग्रहण किया गया। अब देखिए, जर्मनी से क्या ग्रहण किया गया था? आपात उपबंध। जो आपातकाल के उपबंध हैं वो जर्मनी देश के संविधान से ग्रहण किए गए थे। इसके बाद बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है
कौन सी प्रक्रिया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। वो कहां से ग्रहण की गई? दक्षिण अफ्रीका से। मूल अधिकार बोल सकते हैं, मौलिक अधिकार बोल सकते हैं, ये कहां से ग्रहण किए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल या मौलिक अधिकार ग्रहण किए गए। यहां पर जो ऑप्शन में था वो मैंने बता दिया। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन से क्या ग्रहण किया गया? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली ये कहां से ग्रहण की गई? ब्रिटेन से ग्रहण की गई संसदीय शासन प्रणाली। जर्मनी से आपात उपबंध, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली और मूल कर्तव्य रूस से ग्रहण किए गए। जो मूल कर्तव्य है ये कहां से ग्रहण किए गए? सोवियत संघ अर्थात रूस देश के संविधान से ग्रहण किए गए। इसके बाद बात करें राष्ट्रपति के बारे में, तो देखिए यहां पर बात करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है वो आपका 52 से 62 तक है। 52 से 62 तक। 52 में क्या लिखा गया आर्टिकल में कि भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 की बात करें तो आर्टिकल 53 में है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है, संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है वो किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये आपको याद रखना है। इसके चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। किसके चुनाव के लिए? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर। इसके बाद बात करें आर्टिकल 61 की, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 के तहत शुरू की जाती है, जो कि राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व बताना होता है कि हम आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें आर्टिकल 123 की, तो राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है किसकी? जब संसद सत्तर में न हो तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 के तहत प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद बात करें आर्टिकल 108 की। संयुक्त सत्र बुलाता है राज्यसभा लोकसभा का 108 के तहत, लेकिन ध्यान ये रखना है कि उस संयुक्त सत्र या संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। बात करें धन विधेयक कितने में है? आर्टिकल 110 में, जो कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है लोकसभा में। आर्टिकल 110 में क्या है? धन विधेयक। यहां तक समझ में आया? राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 62 तक है। 52 में कहा गया है कि भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। 53 में संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। इसके साथ ही चुनाव की प्रणाली की बात करें तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, जिसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक होते हैं। यहां पर आर्टिकल के बारे में बात की जो राष्ट्रपति से संबंधित है, वैसे आपातकाल के भी है 352, 356, 360, लेकिन वो लगभग सभी स्टूडेंट्स को पता होते हैं। और आर्टिकल 61 की बात करें महाभियोग, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ महाभियोग शब्द का प्रयोग राष्ट्रपति के लिए किया गया है और किसी के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया। 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति जब संसद सत्तर में न हो। आर्टिकल 108 संयुक्त अधिवेशन बुलाना, उसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। बात करें अनुच्छेद 110 जिसमें धन विधेयक है, धन विधेयक भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या से ही पेश किया जाता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था? किस काम के बदले, किस वर्ष, किसके बदले? राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2004 में राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्या शुरू किया गया था? राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम कब शुरू किया गया?
2004 में। किसके बदले? राष्ट्रीय काम के बदले भोजन, ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसको 2005 में जो मनरेगा जो नरेगा है, राष्ट्रीय जो गारंटी रोजगार अधिनियम है, उसमें शामिल कर लिया गया था। किसको? इस कार्यक्रम को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की थी? कौन सा देश था जिसने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की? तो किसने की थी? कतर ने। कतर की जो कैपिटल है दोहा, उसमें एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। कब? 2019 में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? इनमें भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो किससे संबंधित है? राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। तो यहां पर होगा आपका अनुच्छेद 153 से 167, ऑप्शन सी। भाग की बात करें तो भाग 6। कौन से भाग में है? 6। राज्य कार्यकारिणी से क्या मतलब है कि जो राज्य है, राज्य के बारे में बात की गई। ठीक है, जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से राज्य में क्या होगा? राज्यपाल होगा। जिस प्रकार से केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार से राज्य में क्या होगा? मुख्यमंत्री होगा। अब यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर हम बात कर रहे थे भाग की, तो भाग 1 आर्टिकल 1 से 4 तक क्या है? संघ व उसके राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, ये क्या आपका भाग 1। ध्यान से देखना इसको। भाग 2 की बात करें तो आर्टिकल आता है आपका 5 से 11। क्या है इसमें? नागरिकता। क्या है? नागरिकता। भाग 3 की बात करें, जो कि आप सबसे ज्यादा पढ़ते हैं इसको, 12 से 35, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, क्योंकि आप सोचते हैं कि हमारा कोई मौलिक अधिकार तो नहीं छूट रहा है। ठीक है, इसीलिए आप इसको सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। भाग 4 के बारे में बात करें तो आपका 36 से 51, इसकी तरफ आप ध्यान भी नहीं देते हैं। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व जो कि परिवर्तनीय नहीं है। भाग 5 की बात करें, 52 से 151, संघ और राज्य कार्यकारिणी के बारे में बात की थी भाग 6 में। क्या आएगा? आर्टिकल 153 से 167। किस की बात कर रहे थे? राज्य कार्यकारिणी से संबंधित अनुच्छेद की बात कर रहे थे। अगला प्रश्न देखिए, मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है? आपने देखा होगा शास्त्रीय नृत्य से जो प्रश्न है वो पूछा ही जाता है। किससे संबंधित? शास्त्रीय नृत्य से संबंधित। तो ध्यान रखना, आपको शास्त्रीय नृत्यों के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। यहां भी आपसे पूछ लिया है कि मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। कहाँ का है? केरल का। यहाँ पर ऑप्शन उत्तर प्रदेश आया तो बात कर लेते हैं, कथक है। और बहुत बार जब भी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रश्न बना है, मैंने जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं वो आपको बताए हैं, उनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? जो खेड़ा में किसान आंदोलन हुआ था, कब हुआ था? 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में। इसकी प्रमुख मांग क्या थी? कि निःशुल्क सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाए? नहीं था। राजस्व संग्रह में ढील दी जाए? ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। उस समय खेड़ा में क्या हुआ था कि जो फसल थी वो बर्बाद हो गई थी, उसी के कारण क्या पड़ गया था? अकाल पड़ गया था। लेकिन जो अंग्रेज थे, जो सरकार थी, वो फिर भी माल गुजारी या राजस्व क्या कर रही थी? संग्रह कर रही थी, इकट्ठा कर रही थी, मान नहीं रही थी। वहां पर क्या हुआ? इसीलिए यह आंदोलन हुआ। और इस आंदोलन की मुख्य मांग थी कि हमें राजस्व संग्रह में क्या दी जाए? ढील दी जाए, थोड़ा टाइम दिया जाए या फिर इसको कम किया जाए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसी समय जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल का राजनीतिक जीवन में यहीं से प्रवेश हुआ था।
कहाँ से? खेड़ा आंदोलन से। तो ध्यान रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल का राजनीतिक जीवन में प्रवेश कहाँ से हुआ था? खेड़ा आंदोलन से। ये कब हुआ था? 1918 में। क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय वहां पर अकाल पड़ गया था, जिसके कारण फसल क्या हो गई? बर्बाद हो गई। जो फसल बर्बाद हुई थी उसके कारण क्या गिरा? अकाल गिरा, और जिसके कारण राजस्व संग्रह में ढील के लिए थोड़ा टाइम मांगा था, जिसी के कारण इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? किसकी बात कर रहे हैं हम? क्रिकेट विश्व कप की। अभी अभी एक क्रिकेट विश्व कप गया भी आपका, ठीक है, 2023 वाला। 1983 की पहले बात कर लेते हैं कि फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए? तो किसने बनाए थे? कृष्णमाचारी श्रीकांत ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इन्होंने यहां पर सर्वाधिक रन बनाए थे। कितने? 38 रन टोटल बनाए थे इन्होंने। 183 रन। कितने रन? 183 रन बनाए थे इंडिया टीम ने, ठीक है। और 38 रन सबसे ज्यादा बनाए थे कृष्णमाचारी श्रीकांत ने। यहां पर जो वेस्ट इंडीज है वो 140 रन पर क्या हो गई थी? ऑल आउट हो गई थी। कितने रन पर? ऑल आउट। और वर्ल्ड कप क्या हो गया था? हमारा हो गया था 1983 का विश्व कप। इसमें कैप्टन की बात करें, कप्तान कौन थे इंडिया टीम के? कपिल देव थे। कौन थे? कपिल देव क्या थे? कप्तान थे, ठीक है। इसके बाद 2011 में हुआ था विश्व कप, जिसमें कप्तान की बात करें तो कौन थे? MSD महेंद्र सिंह धोनी जो थे वो 2011 में भारतीय टीम के कप्तान थे, जब हमने दूसरा वर्ल्ड कप अपने नाम किया था, ठीक है। इसके बाद 2023 में जो कि हमारी टीम जो लगातार जीतती आ रही थी, लगातार एक ही मैच जिसने नहीं हारा था, वो आकर फाइनल में क्या हो गई थी? हार गई थी। तो ऐसा नहीं कि हम उनको ट्रोल करें कि वो कैसे हार गई, कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, किसी भी समय कुछ भी घटित हो सकता है। तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था इस वर्ल्ड कप में, सारे के सारे मैच जीते थे, एक फाइनल को ही छोड़कर। चले तो अगला प्रश्न देखिए, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले रिक्त स्थान वर्ष पहले चीन में हुआ था। किसकी बात कर रहे हैं? रेशम बनाने की हम बात कर रहे हैं कि रेशम बनाने की जो तकनीक है उसका जो आविष्कार है वो लगभग कितने वर्ष पहले चीन में हुआ था? तो कितने वर्ष पहले हुआ था? 7000 वर्ष पहले हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ध्यान रखना, जो रेशम बनाने की तकनीक है उसका आविष्कार 7000 वर्ष पहले चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रिक्त स्थान में एक निर्णय पारित किया कि जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को, किसको? 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त कर दिया। कब किया था? 2017 में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जो 3 तलाक है, जिसको तलाक ए बिद्दत भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? तलाक ए बिद्दत, जिसको इंस्टेंट तलाक बोला जाता है। इंस्टेंट तलाक या मौखिक तलाक भी बोला जाता है। किसको? 3 तलाक को। इस 3 तलाक के ऊपर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है। और ये जो आर्टिकल है ये देश में समानता के अधिकार प्रदान करते हैं, तभी इसको यहां से निरस्त कर दिया गया। कब किया गया? 2017 में इसको निरस्त कर दिया गया। 3 तलाक को, जिसको इंस्टेंट तलाक या तलाक ए बिद्दत या मौखिक तलाक कहा जाता है, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो है ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का क्या कर रहा है? उल्लंघन हो रहा है या उल्लंघन कर रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? किसके समय? स्वतंत्रता के समय। तो कितने प्रतिशत थी? 75%। ऑप्शन सी, जो कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें ज़्यादा लोग कृषि पर निर्भर होते हैं, और हमारी जो भारत की कृषि है वो मानसून पर आधारित है, तो इसको मानसून का जुआ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ कहा जाता है। यदि टाइम पर वर्षा हो गई तो क्या है? खेती कृषि हो जाएगी, और यदि टाइम पर वर्षा नहीं हुई तो खेत वैसे के वैसे रहेंगे। तो ये क्या हो गया? एक प्रकार से जुआ ही तो खेलना हो गया कि मानसून के भरोसे बैठे हैं कि कब मानसून आए, कब वर्षा हो और कब खेती की जाए। तो मानसून का जुआ इसे कहा जाता है। और जब स्वतंत्रता
स्वतंत्र हुआ था हमारा देश, उस समय जो भारत की 75% जनसंख्या थी वो किस पर निर्भर थी? कृषि पर। और अब लगभग कितनी है? 58%। क्या है? 58%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण रिक्त स्थान उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? अक्टूबर नवंबर के समय की बात कर रहे हैं कि सूर्य के दक्षिण की ओर जो आभासी गति है उसके कारण मानसून गर्त जो है वो उत्तरी मैदानों के ऊपर क्या हो जाता है? शिथिल हो जाता है। ऑप्शन ए यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। तो यहां पर हमने बात की महत्वपूर्ण पर्सन जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ पर्सन इकोनॉमी थे, इकोनॉमिक्स थे, हिस्ट्री से थे, ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटी, ये सभी जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं इन सभी से हमने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सब हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। यदि आपका कोई डाउट है तो कमेंट करें, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।